अगर आपको अपने फ्यूचर को संवारना है तो आपको पास्ट में जाकर सब कुछ सुधारना पड़ेगा, पर ध्यान रहे कहीं आपके प्रेजेंट के ही लेने देने न पड़ जाएं। इसी तरह के माइंड बॉगलिंग टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट के साथ 30 साल पहले आई थी बैक टू द फ्यूचर ट्रिलॉजी, जो आज तक सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवीज में से एक है। और हमारा कमेंट सेक्शन इस बात का गवाह है कि आप लोग इस सीरीज के कितने बड़े वाले फैन हैं। थैंक यू यार आप सभी का इस टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट सीरीज में से एक है और इसके फैक्ट जानने के लिए जितना आप एक्साइटेड हैं उतना ही मैं आपको बताने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो चलिए भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ जानते हैं 15 अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग बैक टू द फ्यूचर बिहाइंड द सीन फैक्ट्स, जिसमें आपको पता चलेगा कि डिलोरियन के पहले क्या टाइम मशीन के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला था, क्यों डिज्नी ने इस पर मूवी नहीं बनाई, कौन कौन सी फ्यूचर की प्रेडिक्शंस बैक टू द फ्यूचर 2 की सही साबित हुई, और बैक टू द फ्यूचर की पिछले 30 सालों से कोई और मूवी क्यों नहीं आई, और क्या कोई और मूवी कभी आएगी। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 15। इस मूवी सीरीज का आइडिया राइटर और प्रोड्यूसर बॉब गेल को तब आया जब उन्हें अपने गराज में अपने दादाजी का पुराना हाई स्कूल ईयरबुक मिला और उसी में वो अपने दादाजी की फोटो को देखकर इमेजिन करने लगे कि क्या होता अगर वो अपने दादाजी के साथ उनके स्कूल जाते और वो उनके दोस्त होते। और यहीं से उन्हें हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म सीरीज की कहानी का इंस्पिरेशन मिला। इसीलिए कहा जाता है कि घर में थोड़ी साफ सफाई भी कर लेनी चाहिए, क्या पता कोई इंस्पिरेशन कोने में छुपा ही बैठा हो। फैक्ट नंबर 14। रिजेक्शन पार्ट ऑफ लाइफ है और जैसा हर सक्सेसफुल चीज और पर्सन के साथ होता है इस मूवी के साथ भी हुआ। इस मूवी को तकरीबन 40 बार रिजेक्ट किया गया। मेनली इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जब मार्टी पास्ट में जाता है तो उसकी माँ उससे अट्रैक्ट होती है और यही चीज दिखाने के लिए प्रोडक्शन कंपनीज बहुत ज्यादा कतरा रहे थे। पर इस चीज को अगर दिल से न सोचकर दिमाग से सोचा जाए तो यहाँ पर मार्टी के माँ की भी कोई गलती नहीं थी। फाइनली इस सीरीज का जिम्मा उठाया यूनिवर्सल पिक्चर्स ने और फाइनली ये मूवीज बन पाई। वहीं पर डिज्नी के पास भी इसे अपने अंडर बनाने का चांस था, पर उन्होंने सीधे सीधे मार्टी और उसकी माँ के रिलेशनशिप को अनएथिकल बता दिया जब उन्हें पता चला कि मार्टी और उसकी माँ के बीच में किस सीन होने वाला है। I mean सीरियसली डिज्नी के दिमाग में ये बात तब क्यों नहीं आया जब उन्होंने स्टार वॉर्स को एक्वायर किया था, क्योंकि कोई भी इस बात को नहीं भूला है कि प्रिंसेस लिया ने अपने भाई ल्यूक स्काईवॉकर को किस किया था। वाह डिज्नी वाह। फैक्ट नंबर 13। अब चलिए बात करते हैं कास्टिंग के बारे में। तो मार्टी का रोल प्ले करने के लिए थॉमस हॉवेल, चार्ली शीन और कराटे किड के मेन प्रोटैगनिस्ट डैनियल का रोल निभाने वाले राल्फ मकियो को भी मार्टी के रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था। वहीं पर एरिक शॉल्ट्ज को मूवी में मार्टी का रोल मिल भी गया था और उन्होंने कई सारे सीन्स इस मूवी के शूट भी कर लिए थे, बट इन्हें हटाकर माइकल जे फॉक्स को कास्ट किया गया। और ऐसा क्यों हुआ हम इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। वहीं पर बिफ के रोल के लिए जे कोहेन को कंसीडर किया जा रहा था, बट एरिक शॉल्ट्ज की हाइट के चक्कर में उन्हें रिप्लेस करके उनका रोल थॉमस एफ विल्सन को दे दिया गया और उन्होंने एरिक शॉल्ट्ज के रिप्लेसमेंट के बावजूद भी इस मूवी सीरीज में बिफ का रोल प्ले किया। वहीं पर कोहेन ने तीनों मूवीज में बिफ के गैंग मेंबर का रोल प्ले किया है। वहीं पर पहली मूवी में जेनिफर का रोल क्लाउडिया वेल्स ने प्ले किया था, पर जब उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें इस मूवी सीरीज से जाना पड़ा और उनकी जगह पर सेकंड और थर्ड मूवी में जेनिफर का रोल प्ले किया एलिजाबेथ शू ने। जी हाँ, इस मूवी सीरीज की कास्टिंग भी इस मूवी के टाइमलाइन की तरह ही कंफ्यूजिंग रही है। फैक्ट नंबर 12। उस समय की यूनिवर्सल पिक्चर्स के हेड सिड साइनबर्ग को इसका टाइटल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा और उन्हें लगा कि ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएगी और मूवी फ्लॉप हो जाएगी। इंस्टेड उन्होंने सजेस्ट किया कि इस मूवी का नाम स्पेसमैन फ्रॉम प्लूटो हो, जो पता नहीं कैसे पर उनके लिए सेंस बना रहा था। ये बात स्टीवन स्पीलबर्ग, जो इस मूवी के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें कतई पसंद नहीं आई और उन्होंने सिड साइनबर्ग को मेमो भेज दिया कि मजाक अच्छा है, मूवी का टाइटल जो था वही था और इसने अपनी $19 मिलियन के बजट पर वर्ल्ड वाइड $389 मिलियन कमाए। यही बात इस चीज का एग्जाम्पल है कि कभी कभार सुननी सबकी चाहिए पर करनी अपनी। फैक्ट नंबर 11। अब चलिए बात करते हैं ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से इस मूवी में हुए कुछ बिग चेंजेस के बारे में। तो इस मूवी सीरीज में टाइम मशीन के लिए आइकॉनिक डिलोरियन की बजाय एक फ्रिज का इस्तेमाल किया जाना था। बस अब ये मुझे नहीं मालूम कि इसे 88 माइल्स पर आवर कैसे दौड़ाया जाता। वहीं पर डॉक्टर एमेट ब्राउन का पेट आइंस्टाइन एक डॉग के बजाय एक चिंपैंजी होने वाला था, बट ऑब्वियसली डॉग्स को मैनेज करना ज्यादा इजी होता है, इसीलिए आइंस्टाइन को एक डॉग के रूप में दिखाया गया। वहीं पर मूवी के एंड में मार्टी 1985 में जब वापस जाता है तो वहीं पर डॉक्टर एमेट ब्राउन लाइटनिंग स्ट्राइक के बजाय न्यूक्लियर ब्लास्ट करने वाले थे, जो कि मार्टी को सफिशिएंट पावर दे देता 1985 तक पहुंचाने के लिए।
बट इवेंचुअली ये चीज मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी, जिसके कारण लाइटनिंग स्ट्राइक वाले आइडिया पर काम किया गया। फैक्ट नंबर 10। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी की आन बान शान और जान डिलोरियन के बारे में, जो इस मूवी के आने के बाद सबके सपनों में भी आने लगी। भाई इस गाड़ी का डिजाइन ही कुछ ऐसा था, ये अपने समय से कहीं आगे थी। डिलोरियन की डिजाइन को फिल्म मेकर्स ने इसीलिए चुना था क्योंकि इसके ऊपर की तरफ खुलने वाले डोर्स इसे बिल्कुल एक एलियन स्पेसशिप का लुक देते थे। इस मूवी सीरीज के प्रोडक्शन के लिए कुल 6 डिलोरियंस का इस्तेमाल हुआ है और उन्हें उड़ता हुआ दिखाने के लिए एक फाइबर ग्लास डिलोरियन चैसी का इस्तेमाल हुआ है। अब इन डिलोरियंस में से सिर्फ और सिर्फ 3 डिलोरियंस ही बची हैं, क्योंकि एक डिलोरियन को बैक टू द फ्यूचर पार्ट 3 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया, 2 डिलोरियंस को ऐसे ही अबैंडन कर दिया गया और 2 डिलोरियंस अब भी यूनिवर्सल पिक्चर्स के पास हैं, जिन्हें वो कभी कभी डिस्प्ले करते हैं। वहीं पर इस मूवी की ऑफिशियल डिलोरियन पीटरसन ऑटोमोटिव म्यूजियम में अब भी है। सैडली इस मूवी सीरीज की शुरू होने से पहले ही 1982 में ही इस कार की प्रोडक्शन बंद कर दी गई थी और उन्होंने अब तक सिर्फ और सिर्फ 9000 यूनिट्स ही इस कार के लिए प्रोड्यूस की थी, क्योंकि इस कार की कंपनी डीएमसी ने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी थी। बाद में इस कंपनी के मालिक जॉन डिलोरियन ने बैक टू द फ्यूचर के फिल्म मेकर्स को एक थैंक यू लेटर लिखा, क्योंकि उन्होंने इस कार को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। राइटर बॉब गेल के पास डिलोरियन को रिप्लेस करके मस्टैंग को भी यूज करने का ऑफर था, पर उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि डॉक्टर एमिट ब्राउन को बुरा लगेगा। फैक्ट नंबर 9। आपको वो सीन तो याद होगा जब डॉक्टर एमिट ब्राउन ये सुनकर चौंक जाते हैं कि रोनाल्ड रीगन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और वो मार्टी से पूछते हैं कि कौन वो एक्टर। वेल बेसिकली अमेरिका के 40वें प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन हॉलीवुड के 40s के सुपरस्टार थे और शायद सचमुच हो सकता है कि 50s में ये बात किसी ने इमेजिन नहीं की होगी कि रोनाल्ड रीगन जो एक एक्टर थे वो कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। इस बात पे रोनाल्ड रीगन को इतनी ज्यादा हंसी आई कि उन्होंने इस सीन को फिर से प्रोजेक्टर्स पे रिवाइंड करके प्ले करने को कहा और मूवी का यही फेवर उन्होंने 1986 के स्टेट ऑफ द यूनियन में उतारा। As they said in the film Back to the Future, where we're going, we don't need roads. वहीं पर उन्हें थर्ड मूवी में हिल वैली के मेयर के रोल के लिए ऑफर किया गया, पर उन्होंने इस रोल को रिफ्यूज कर दिया। फैक्ट नंबर 8। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इस मूवी के लिए पहले एरिक शॉल्ट्ज को मार्टी के रोल के लिए लिया गया था, इस मूवी में उनके साथ 6 हफ्तों की शूटिंग भी कर ली गई थी, जिसमें प्रोडक्शन का $4 मिलियन का खर्चा भी हुआ था, जो 19 मिलियन के बजट के हिसाब से कहीं से भी छोटा अमाउंट नहीं था। बेसिकली एरिक शॉल्ट्ज की एक्टिंग और परफॉर्मेंस इस मूवी को काफी ज्यादा डार्क कर रही थी और फिल्म मेकर्स उनसे लाइट हार्टेड एक्टिंग की डिमांड कर रहे थे, जिसके कारण फिल्म मेकर्स ने उन्हें चलता बना दिया। उनके इस मूवी के लिए एज मार्टी के फुटेज आज भी ऑनलाइन मौजूद हैं। वहीं पर माइकल जे फॉक्स फिल्म मेकर्स के लिए पहली चॉइस थे, लेकिन अपने टीवी शो फैमिली टाइज में बिजी होने के कारण वो इस मूवी के रोल को नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब इस शो की फीमेल कास्ट मेरेडिथ बैक्स्टर प्रेग्नेंट हुई तो टीवी शो के शेड्यूल को बदल दिया गया, जिसके कारण माइकल जे फॉक्स के पास टाइम मिल गया इस मूवी में काम करने के लिए, जहां पर वो सुबह 9:30 से 6 बजे तक इस टीवी शो पे काम करते थे और वो शाम 6 बजे से सुबह होने तक बैक टू द फ्यूचर मूवी पर काम करते थे और ऐसा लगभग 3.5 महीने तक चला। फैक्ट नंबर 7। इस सीरीज में क्रिस्पिन ग्लोवर, जिन्होंने जॉर्ज मैकफ्लाई का रोल प्ले किया है, वो पहली मूवी के अंदर इतना ज्यादा नर्वस हो गए कि वो कुछ सीन्स में बोल भी नहीं पा रहे थे और उन्होंने अपने डायलॉग्स को बाद में डब किया। सेकंड मूवी आते आते भाई की चौड़ इतनी बढ़ गई कि $1,25,000 ऑफर करने के बाद भी उन्होंने जॉर्ज मैकफ्लाई का रोल इसलिए रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो बड़ा रोल नहीं था। इसलिए फिल्म मेकर्स को बैक टू द फ्यूचर 2 के लिए क्रिस्पिन के बॉडी डबल का इस्तेमाल करना पड़ा और यही चीज फिल्म मेकर्स के लिए बहुत बड़ी गलती साबित हुई, जहां पर इसी बात के लिए क्रिस्पिन ने प्रोडक्शन पर दावा ठोक दिया और बदले में कोर्ट से केस जीतकर $7,65,000 प्रोडक्शन से निकलवाए। उन्हीं की वजह से हॉलीवुड में एक्टर्स को यूज करने के कई सारे नए नियम्स को बनाया गया ताकि ऐसा दोबारा ना हो। फैक्ट नंबर 6। इस मूवी सीरीज में एक ही एक्टर को 2 रोल प्ले करते हुए दिखाने के लिए एक स्पेशल तरह का कैमरा रिग डिजाइन करना पड़ा था, जिसे विस्टा ग्लाइड के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली रोबोटिक मोशन कंट्रोल सिस्टम था जिसके अंदर विस्टा विजन कैमरा लगे हुए थे। इसी कारण बैक टू द फ्यूचर 2 में मार्टी के फैमिली बिफ के अपने ओल्डर सेल्फ के साथ इंटरेक्शन को दिखाया जा पाया। वहीं पर थर्ड मूवी के अंदर इसका फिर से कई जगहों पर इस्तेमाल किया गया। फैक्ट नंबर 5। अब चलिए करते हैं वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग और बात करते हैं इस मूवी सीरीज के फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में। तो बैक टू द फ्यूचर 2 में हमें मार्टी 2015 में दिखा, जिसके कारण बैक टू द फ्यूचर 2 की प्रेडिक्शंस कई मामलों में सही थी, जिनमें से सबसे पहला था पर्सनल ड्रोन, जो डॉग्स को वॉक पर ले जा रहे थे और आज के जमाने में ड्रोन्स बहुत ही ज्यादा आम हो चुके हैं।
वहीं पर टैबलेट्स और मोबाइल पेमेंट टेक्नोलॉजी भी आजकल बहुत ही ज्यादा आम है, जिसे इस मूवी के अंदर नई टेक्नोलॉजी की तरह दिखाया गया था। वहीं पर आज के जमाने में वीडियो कॉलिंग आज के हर डिवाइसेस में मौजूद है। और हवर बोर्ड्स, अब भी हम इस तरह के फ्यूचर में तो नहीं जी रहे हैं जो एक एंटी ग्रेविटी हवर बोर्ड को डिजाइन कर पाए, पर फिर भी कई तरह के नए नए प्रकार के ऑटोमोटिव हवर बोर्ड तो हमने डिजाइन कर ही लिए हैं। वहीं पर लेक्सस ने इससे बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता हवर बोर्ड डिजाइन किया है, जो बेसिकली लिक्विड नाइट्रोजन पर काम करता है और इसके केमिकल रिएक्शन की वजह से इसे मैग्नेटिक सरफेस पर चलाया जा सकता है। और ये 1985 के हिसाब से बहुत आगे की चीज है। वहीं पर इस मूवी के अंदर कहीं पर भी इंटरनेट का जिक्र तो नहीं किया गया है, पर फिर भी इस मूवी में जिस तरह की कनेक्टिविटी को दिखाया गया है वो बेसिकली इंटरनेट की तरह ही है। तो हाँ, कई मामलों में बैक टू द फ्यूचर काफी ज्यादा सही साबित हुई। फैक्ट नंबर 4, बैक टू द फ्यूचर 2 और बैक टू द फ्यूचर 3 को बैक टू बैक 11 महीनों के अंदर शूट किया गया था, जहां पर इसके डायरेक्टर रॉबर्ट जेमिक्स को बहुत ही कड़ा टाइम शेड्यूल फॉलो करना पड़ता था, जहां पर उन्हें सुबह 4:30 बजे लॉस एंजलिस से फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी, जहां पर वो बैक टू द फ्यूचर 2 का पोस्ट प्रोडक्शन देख रहे थे। वहीं पर वो फ्लाइट की मदद से नॉर्दर्न कैलिफोर्निया पहुंचकर बैक टू द फ्यूचर 3 के क्लाइमेक्स को शूट करने में लगे हुए थे। यही कारण है कि दूसरी और तीसरी मूवी 89 और 90 में बैक टू बैक रिलीज की गई। फैक्ट नंबर 3, अगर आपने बैक टू द फ्यूचर को ध्यान से देखा होगा तो आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग के हीरो फ्रोडो द हॉबिट को प्ले करने वाले एलाइजा वुड भी दिखे होंगे, जो बेसिकली उस समय 8 साल के थे और वो इस मूवी के अंदर कैफे में वीडियो गेम खेलते हुए दिखे थे। ये बेसिकली उनका मूवीज में सबसे पहला रोल था। फैक्ट नंबर 2, अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैक टू द फ्यूचर के रियल लाइफ लॉजिक पर। तो यहाँ पर डिलोरियन के 88 माइल्स पर आवर का सबसे बड़ा लॉजिक ये हो सकता है कि किसी तरह से वर्म होल की स्टेबिलिटी को नापी गई हो, जो बेसिकली 0.10717 सेकंड्स के आसपास होना चाहिए। इसलिए 4.216 मीटर लंबी डिलोरियन को 88 माइल्स पर आवर की जरूरत होगी इस वर्म होल के थ्रू जाने के लिए। यहाँ पर ये मैथ तो सही है, पर लॉजिक उतना अपनी जगह पर नहीं है। अब मैं ज्यादा साइंस में तो नहीं घुसूंगा, पर फिर भी सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि स्पेस और टाइम एक ही फैब्रिक का हिस्सा है, और अगर किसी को प्रेजेंट से पास्ट में जाना है तो उसे स्पेस टाइम को पूरी तरह से मोड़ना पड़ेगा, और इसी के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाया जा सकता है। हाँ, फ्यूचर में जाने के लिए फास्ट स्पीड काम कर सकता है, लेकिन डिलोरियन की 88 माइल पर आवर काफी नहीं है। आपको तकरीबन लाइट की स्पीड की बराबरी करनी होगी, जिसके कारण समय धीमा हो जाएगा और आप तेज हो जाएंगे और आप अल्टीमेटली फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, तो पिछले 30 सालों से बैक टू द फ्यूचर की कोई और मूवी या फिर बैक टू द फ्यूचर की रीमेक क्यों नहीं बनी? चलिए इस बारे में बात करते हैं। इनिशियली डॉक्टर एमिट ब्राउन का रोल प्ले करने वाले क्रिस्टोफर लॉयड भी ये चाहते थे कि डॉक और मॉर्टी चौथी मूवी के अंदर एंशिएंट रोम को एक्सप्लोर करें, लेकिन इस मूवी सीरीज के डायरेक्टर रॉबर्ट ज़ेमेकिस ये मानते हैं कि ये सीरीज अपने आप में कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसकी कोई और चौथी मूवी बनाई जाती है तो वो ऑब्वियसली इन 3 ग्रेट मूवीज जैसी नहीं होगी, क्योंकि ये मूवीज 3 एक्ट स्ट्रक्चर पर बेस्ड हैं, और अब इसमें कुछ नया ऐड किया जाएगा तो वो बेकार हो सकता है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि अपने लाइफ टाइम तक वो इन मूवीज का रीबूट न आने दें। यही कारण है कि इस फ्रेंचाइजी की अब तक कोई रीबूट नहीं बनी है। अभी मुझे किसी नेक्स्ट मूवी के बारे में तो कोई अपडेट नहीं मालूम, पर हाँ, इस पर एक स्टेज शो जरूर आया है जो इन्हीं मूवीज पर बेस्ड है, जो बेसिकली बैक टू द फ्यूचर म्यूजिकल है, और वो इसी साल 20 फरवरी को मैनचेस्टर ओपेरा हाउस में पहली बार प्रीमियर हुआ है। तो अगर आपका कभी चांस बने मैनचेस्टर इंग्लैंड जाने का तो इसे बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग बैक टू द फ्यूचर मूवी सीरीज फैक्ट्स। मैं इस वीडियो में एक चीज आपको बताना भूल गया था कि डॉक्टर एमिट ब्राउन के रोल के लिए जॉन लिथगो, डडली मूर और जेफ गोल्डब्लम को कंसीडर किया जा रहा था, पर फाइनली इसे क्रिस्टोफर लॉयड ने प्ले किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको भी इन फैक्ट्स के अलावा भी कोई और फैक्ट मालूम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और बिना किसी दिक्कत के हमारी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। अगर हो सके तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।